नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश बजट में क्या आया। बजट पेश हो गया। 45 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अगले वित्त वर्ष के लिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश कर दिया। बजट में तमाम घोषणाएं की गई, हर सेक्टर से लेकर घोषणा की गई, लेकिन जो सबसे बड़ी घोषणा थी या सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हुई बजट के बाद, वो थी इनकम टैक्स में क्या बदलाव हुए, क्या मिला पुरानी टैक्स रेजिम में, नई टैक्स रेजिम में। इसको लेकर बहुत गफलत है, बहुत कंफ्यूजन है, और इसी को हम सबसे पहले क्लियर करते हैं। बाकी हिस्सों पे बाद में चलेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, पहला सीधा सवाल, इनकम टैक्स में क्या मिला? इनकम टैक्स की घोषणा को लेकर काफी सारी गफलत हुई और बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, तो हम इसलिए बजट की इस अपनी लाइव चर्चा में सबसे पहले वहीं से चलते हैं। हालांकि भारत में बहुत ज्यादा लोग इनकम टैक्स नहीं देते हैं, पर वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्पष्ट रूप से नई टैक्स रिजीम में के टैक्स ढांचे में बदलाव की घोषणा की, पुरानी टैक्स रिजीम के ढांचे में बदलाव की घोषणा नहीं की। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, मैं बजट भाषण मेरे सामने खुला हुआ है, इस बजट भाषण में ये कहा वित्त मंत्री ने, जहां से पूरा कंफ्यूजन निकलता है। उनका ये कहना था कि in the first concerns rebate, currently those with income up to 5 lakh do not pay income in the both old and new tax regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakh rupees in new tax regime. दो इनकम टैक्स की रिजीम है। एक रिजीम पुरानी है जिनमें आपको 75 रियायतें नहीं मिलती हैं, जो 75 अलग अलग तरीके की रियायतें, 75 रियायतें आपको इनकम टैक्स के साथ मिलती हैं। बड़ी रियायतें कौन सी हैं? बड़ी रियायतें हाउसिंग लोन के ऊपर जो आप ब्याज देते हैं उसमें है, जो आप बचतें करते हैं टीसी के अंदर उसमें है, हेल्थ इंश्योरेंस से रूलिंग करीब करीब 4 लाख रुपए की शुभम रियायतें हैं कुल मिलाकर, जो रियायतें एक व्यक्ति को पुरानी स्कीम में मिलती हैं। नई स्कीम में सारी रियायतें नहीं है। नई स्कीम में टैक्स की दर कम है, इसलिए नई स्कीम भारत में पॉपुलर नहीं हुई थी। इस बजट ने नई इनकम टैक्स स्कीम को पॉपुलर करने के लिए इसमें रियायत बढ़ा दी है और छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी, और इसके साथ स्लैब्स बदले गए हैं। स्लैब्स के बदलाव के हिसाब से 3 लाख रुपए तक के इनकम पर नील टैक्स लगेगा, और उसके बाद 3 से 6 लाख, 6 से 9 लाख, और उसमें स्लैब्स की संख्या 7 से 5 लाख रुपए भी की गई है। इस बदलाव के बाद जो ढांचा सामने आएगा, उस ढांचे में लोगों के सामने ये विकल्प होगा कि वो डिफॉल्ट के तौर पर चाहें तो अपनी नई स्कीम में जा सकते हैं, लेकिन उनको अपनी रियायतें बदलनी पड़ेंगी। सर, एक सीधा सवाल ये कि आपको लगता है कि इस कदम से क्या सरकार ये चाहती है कि आने वाले दिनों में नई टैक्स रिजीम को ही एक टैक्स रिजीम बना दिया जाए और पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म ही कर दिया जाए? कोशिश तो यही है, और सरकार ने इस स्कीम में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अभी तक ये स्कीम बहुत पॉपुलर स्कीम नहीं हो पाई है, इसलिए सरकार की कोशिश ये है कि यहाँ से लोग इसमें जाएं। अब इसमें एक चीज समझना जरूरी है शुभम, की जैसे मान लीजिए अगर नई वाली स्कीम में 7 लाख रुपए तक की एग्जम्पशन लिमिट है और कोई भी व्यक्ति कोई टैक्स नहीं देता है, तो बाय डिफॉल्ट इस स्कीम का हिस्सा बन सकता है। पुरानी वाली स्कीम में उसे 5 ही लाख मिलेंगे और नई वाली स्कीम में 7 लाख बनेंगे। कोशिश सरकार की यह है कि आने वाले 2-3 सालों में इस स्कीम को आकर्षक बनाकर पुरानी टैक्स ढांचे की व्यवस्था खत्म कर दी जाए। पुरानी टैक्स ढांचे की व्यवस्था खत्म करने का मतलब वो सारी रियायतें जो 60, 70, 75 रियायतें मिलती थी, उन सारी रियायतों को खत्म कर दिया जाए और एक लीन इनकम टैक्स की ढांचे को निकाला जाए। लेकिन यह भारतीय मध्य वर्ग के लिए कई तरह से अच्छी खबर नहीं है, जिसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार किस दुविधा में है इनकम टैक्स ढांचे को लेकर, और हम और आप जो तमाम मध्य वर्ग के लोग टैक्स देते हैं वो किस दुविधा में है। सर, बजट ऐसा करा क्यों जा रहा है? अगर आपको क्या लगता है कि इनकम टैक्स में सरकार देना चाहती है या जो बचतों से उसका आउटगो जाता है उसको कम करना चाहती है? इस बजट से इस बात स्पष्ट नहीं होती शुभम। दुविधा ये दिखती है कि सरकार, जो पुरानी इनकम टैक्स की रिजीम है भारत में, इनकम टैक्स की पूरी रिजीम बचतों के प्रोत्साहन के बुनियादी ढांचे पर टिकी हुई है। उसका बुनियादी ढांचा यह है कि आप खर्च करेंगे अगर मकान बनाने के लिए तो डिमांड आएगी, उस डिमांड में अगर आप मकान बनाते हैं, आपके सर पर छत आती है और उस पर आप इंटरेस्ट रेट पे करते हैं तो आपको टैक्स की रियायत मिलेगी। आप अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाएंगे, बीमा खरीदेंगे, स्वास्थ्य बीमा खरीदेंगे, पेंशन खरीदेंगे, तो आपको इनकम टैक्स में रियायत मिलेगी। आप और जो बचतें करेंगे, प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी बचतें करेंगे, उनमें जो आप अपने भविष्य के लिए बचत करेंगे उस पर आपको टैक्स में रियायत मिलेगी। और इसके अलावा कुछ और भी रियायतें हैं जो अलग अलग निवेश पर और बाकी चीजों पर मिलती हैं। यह ढांचा था। अब सरकार की दुविधा यह है कि अगर मान लीजिए हम काल्पनिक तौर पर माने कि भारत के सारे लोग नई टैक्स रिजीम का हिस्सा बन जाते हैं, तो वो जो इतना बड़ा प्रोत्साहन हाउसिंग लोन के लिए उपलब्ध था उसका क्या होगा? फिर हाउसिंग लोन लेने के लिए जो टैक्स प्रोत्साहन उसका क्या होगा? फिर 80C धारा की वजह क्या बचेगी, क्योंकि उसमें तो बचतों को प्रोत्साहन दिया जाता है, बीमा को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो इस बार जो दुविधा है सरकार की वो दिखाई देती कि एक तरफ आपकी इनकम टैक्स रिजीम शुरुआत से बचतों को प्रोत्साहन देती चली आई है और अब
इनकम टैक्स की रिजीम बचतों के उन प्रोत्साहन को, सेविंग्स के उन प्रोत्साहन को से बाहर निकल रही है और एक सीधा इनकम टैक्स ढांचा रख रही है। अब ये चुनाव व्यक्तियों पर है और इस चुनाव को जब सरकार ने 3 साल पहले खोला था तो लोगों ने चुना नहीं था, क्योंकि भारत में इनकम टैक्स में आने वाले अधिकांश लोग या तो बचत कर रहे हैं, बिल्कुल, या उन्होंने लोन ले रखे हैं। बचत तो बीमा तो है ही सबके पास, और एटीसी की बचतें भी लोगों के पास हैं, और जो कोई नौकरी कर रहा है उसके पास कम से कम एक बचत तो है ही कि उसका प्रोविडेंट फंड कट रहा है। तो उन बचतों का लाभ उन्हें कैसे मिलेगा? अब ये मानसिकता की चुनौती और सरकार इस दुविधा में दिखाई देती है, इसलिए इस बजट में हमें इस प्रस्ताव पर इतनी दुविधा और इतनी बहस दिखाई दी। सर, जैसा आपने बचतों को सहारा देने की बात की, बचतों को सहारा दूसरे रास्ते से देने की कोशिश की गई थी, वो कितनी प्रभावी होगी? बचतों को सहारा देने के लिए 2-3 प्रत्यक्ष सीधी मदद आई, और ये तीनों सीधी मदद दरअसल आपके बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए। कितना असर होगा ये हमें बाद में पता चलेगा कि इन स्कीमों में कितना पैसा आया, पर तीन बड़े प्रस्ताव थे। एक तो महिलाओं के लिए एक नई सेविंग्स स्कीम लाएगी, जिसमें 2 साल तक अगर 2 लाख रुपए जमा किए जाते हैं तो उस पर करीब 7.5% की ब्याज दर फिक्स मिलेगी, यानी ब्याज दरें ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन सरकार की जो इस समय की बॉन्ड यील्ड है उसके आसपास 7.5% की ब्याज दर मिलेगी। इससे महिलाओं के लिए एक टोकन की दृष्टि से, प्रतीकात्मक दृष्टि से बचत बढ़ाने की कोशिश की गई। आपके घर में बेटी या बहन है या पत्नी है तो उनके नाम पर आप उस बचत को कर सकते हैं। दूसरा ये कि सरकार ने जो मंथली इनकम स्कीम डाकघर में जिसमें आप पैसा रखते थे मंथली इनकम के लिए, उसकी सीमा बढ़ा दी, व्यक्तिगत सीमा बढ़ा दी, और कपल्स के लिए ज्वाइंट अकाउंट्स की सीमा भी बढ़ा दी, यानी वहां ज्यादा बचत की जा सकती, और सीनियर सिटीजन के लिए सीमा बढ़ा दी। पर ये तीनों चीजें शुभम छोटी बचत स्कीमों के संदर्भ में प्रेरित करती हैं। अगर आप बचत का पूरा विराट ढांचा देखें तो वहां 2-3 बड़े हिस्से थे जहां लोगों को बचतों में रियायत की उम्मीद थी। बैंकों में जो जमा पर इंटरेस्ट रेट लगता है उस पर बचत में रियायत की उम्मीद थी। बैंक कह भी रहे थे कि डिपॉजिट्स गिर रहे हैं, हमको बचत में रियायत देनी चाहिए। एटीसी में जहां लोग प्रोविडेंट फंड और बाकी जगह बचत करते हैं वहां रियायत की उम्मीद थी। इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस को प्रोत्साहन देने के लिए बचतों पर रियायत की उम्मीद थी। इस मामले में बजट शून्य है, उसमें कुछ नहीं किया गया है। सर, अगला सवाल मेरा बाजार की दृष्टि से है। बजट को शेयर बाजार ने सलामी दी, सेंसेक्स 1000 से ज्यादा पॉइंट उछला, निफ्टी भी करीब 250 पॉइंट से ज्यादा की तेजी है। बजट में बाजार ने ऐसा क्या सुन लिया जो इतना खुश हो गया? बजट ने बाजार का कोई नुकसान नहीं किया। बाजार को डराने वाली कोई भी चीज इसमें नहीं थी। दूसरी चीज है कि बाजार चूंकि करेक्ट हो चुका था काफी, तो वहां पर मोमेंटम बना था। पर अगर बजट के आंकड़ों को भीतर से खोल के देखें तो बजट में डराने वाली 3 चीजें थी बाजार को। एक डराने वाली चीज थी कि सरकार कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई बदलाव करती, उसने छुआ नहीं क्योंकि बाजार का सेंटीमेंट खराब था। शायद वित्त मंत्री को समझ में आया कि ऐसा कुछ करते तो बाजार का सेंटीमेंट वैसे ही बुरी तरह खराब है। विदेशी निवेशकों पर को लेकर टैक्स की रिजीम में कोई बदलाव अगर किए जाते, अभी अगर फाइनेंस बिल में है तो हमें उसका असर बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई बड़े बदलाव प्रत्यक्ष रूप से बजट भाषण में घोषित नहीं किए गए, जितना बजट भाषण का किस्सा जो हमारे सामने है। इसके अलावा सरकार ने बाजार से कर्ज की सीमा भी सीमित रखी, और यही वो छोटी बचतों का मामला आता है। अगर सरकार का बाजार का टोटल कर्ज 15-16 लाख करोड़ रुपए होता शुभम, तो हम बॉन्ड यील्ड्स की जो हालत देखते वो शायद बिल्कुल दूसरी होती। आज बॉन्ड यील्ड्स भी कंट्रोल में। बाजार को भी लगा कि सरकार अपना काम चलाने के लिए 5-7 लाख करोड़ रुपए छोटी बचतों से उठाएगी और 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज करीब बाजार से लेगी। तो बाजार की उम्मीदों के मुताबिक सरकार ने कोई भी ऐसा एडवेंचर नहीं किया इस बजट में, कोई मिस एडवेंचर नहीं किया, कुछ ऐसा नहीं किया जिससे कि बाजार का जो सेंटीमेंट था वो हर्ट होता। इसके अलावा बजट एज यूजुअल है, सरकार ने खर्च में बढ़ोतरी की है, बजट का आकार बढ़ाया है, जो पुरानी स्कीमों हैं उसको पैसा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको बाजार ने प्रभावित किया और जो इसे लोक लुभावन बजट नहीं बनाता है वो ये कि जितने भी लोक लुभावन उपायों की घोषणाएं या संभावनाएं इस बजट को लेकर की गई थी वो सब सरकार ने टाल दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कोई पैसा नहीं बढ़ाया गया, किसी तरीके की पेट्रोल डीजल सब्सिडी में बढ़ोतरी नहीं की गई, किसी तरीके से आयुष्मान भारत है किसी बड़ी नई स्कीम को लॉन्च नहीं किया गया, कोई बड़ी सब्सिडी स्कीम नहीं लॉन्च की गई, और वो सारी चीजें जिनसे सरकार का खर्च बढ़ सकता था उन सबको बचा कर रखा गया। और फिलहाल ऐसी स्थिति में जबकि कोई बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है तो बुरा ना करना भी अच्छा ही होता है। तो बाजार के लिए कुछ बुरा नहीं हुआ तो बाजार उस पर खुश है, और शेयर बाजार को खुश होने का मौका इसलिए भी चाहिए था कि पिछले 1 महीने से लगातार भारी पिटाई चल भी रही है।